वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट में रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो डी रिकग्निशन और गेन और लॉस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ये आईएस 16 जैसे ही हैं मोस्टली, और इनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रूल इज दैट डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट मे अकर इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी आप सेल भी कर सकते हैं समटाइम ट्रांसफरेबल नहीं होते, समटाइम आप अंडर फाइनेंस लीज वो किसी को दे देते हैं, यानी वो फिर अल्टीमेटली उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी होती है दूसरे पर्सन को, लेसी को, या डोनेशन से आप दे देते हैं। तो इन एनी वेज जिससे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाए एक एसेट पे, तो दैट इज़ डिस्पोजल और डी रिकग्निशन। डेट ऑफ डिस्पोजल वो होगी जिस दिन रेसिपिएंट के पास कंट्रोल चला जाए। आईएफआरएस 15 में जिस तरह हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो जब कंट्रोल हमारे पास से रेसिपिएंट के पास चला जाएगा तो दैट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल जिस दिन हम डी रिकग्निशन रिकॉर्ड करेंगे। और डी रिकग्निशन कब रिकॉर्ड होती है? जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए, या फिर हम कहते हैं कि उस एसेट का अब हमारे लिए कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बाकी बचा जो हम उसके यूज़ और डिस्पोजल से हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे और अब हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, हमने एक न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया और पुराना सॉफ्टवेयर फर्दर हमारे किसी यूज़ का नहीं है, ना ही वो हम आगे किसी को सेल कर सकते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारी एंटिटी के मुताबिक कस्टमाइज हुआ हुआ सॉफ्टवेयर था। गेन और लॉस सिंपल नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आपको मिलती हैं, यानी नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट में से जब आप कैरिंग अमाउंट माइनस करते हैं तो आपके पास गेन या लॉस आ जाता है। डिस्पोजल प्रोसीड ज़्यादा होंगी तो गेन होगा, और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी तो लॉस आ जाएगा। गेन और लॉस जो है वो हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है, उस डेट पर रिकॉर्ड करना है जब एसेट को डी रिकग्नाइज करते हैं, विच इज़ डेट ऑफ डिस्पोजल एज वी डिस्कस्ड। और गेन जो है उसको रेवेन्यू के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, तो गेन को आप अदर इनकम बना सकते हैं लेकिन आप इसे रेवेन्यू के तौर पर क्लासिफाई नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट, तो बाज़ ऐसा होता है कि हम इंटेंजिबल एसेट जो है पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट को डिस्पोज ऑफ एंड रिप्लेस करते हैं। तो अब एक एंटिटी क्या करती है? फॉर एग्जांपल, हमारा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक मॉड्यूल जो है हमने पुराना जो हमारा सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल था उसको ख़त्म किया है और उसकी जगह एक नया मॉड्यूल जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? तो इफ़ अ पार्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड, देन एन एंटिटी, जो कैरिंग अमाउंट है रिप्लेस पार्ट की, यानी जो पुराना आपके पास पार्ट था उसको तो आप डी रिकग्नाइज कर देंगे, और जो नया रिप्लेसमेंट पार्ट है उसकी कॉस्ट को आप रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप कहें कि जी हमने जो पुराना हमारा टोटल इंटेंजिबल एसेट था उसकी हमारी कैरिंग अमाउंट तो पता थी, किसी एक पार्ट की कैरिंग अमाउंट क्या थी वो हमें नहीं मालूम थी, तो इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी टू डिटरमिन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट, तो वो जो नया पार्ट आपने खरीदा है उससे आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि पुराने ओवरऑल एसेट में जो पुराना रिप्लेस पार्ट था उसकी कॉस्ट क्या होगी जब वो एक्वायर किया गया था या जब वो उसे इंटरनली जनरेट किया गया था। तो जो हम नया पार्ट परचेज करते हैं उससे हम एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि जो पुराना पार्ट हम अब डी रिकग्नाइज कर रहे हैं उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी। फर्दर जो है इम्पेयरमेंट भी इसके अंदर अगर हम डिस्कस कर लें तो इंटेंजिबल एसेट एक इम्पेयर हो गया या नहीं हो गया, तो हम आईएस 36 अप्लाई करते हैं। तो आईएस 36 अप्लाई करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि हमने इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट देखनी है, और अगर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो तो हम एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लेंगे। और 3 एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम एनुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं: गुडविल को, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ को, और इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक इन यूज़ ना हो जैसे डेवलपमेंट जो इन प्रोसेस चल रही होती है। So IS-36 explain when and how an entity reviews the carrying amount of its asset, how to determine the recoverable amount, और कैसे impairment loss को recognize करना है या उसके रिवर्सल को recognize करना है। तो ये रिटायरमेंट डिस्पोजल पर IS-38 की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है रेजिन इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन है कि रेजिन इंटरनेशनल इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इज एज फॉलोज। तो हमें 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और फिर रिक्वायरमेंट ये है कि इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन how each of the above transaction should be accounted for.
in the financial statement of Raisin International for the year ended 31st December 2015. सो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से होगी, इसलिए हम वन बाय वन हर आइटम को सेपरेटली जो है देखते जाएंगे और उसके आंसर में एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे कि हमें क्या देनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट पार्ट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015 ईयर के स्टार्ट पर. ऑन 1 अक्टूबर 2015 द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन मेट. It is estimated that the product would have a useful life of 7 years. Detail of expenditure incurred are as follows. Research work है 4.50 का, ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाएगा. डेवलपमेंट वर्क है, ये हमारा जो है कैपिटलाइज हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर के बाद जितना लगा होगा, लेट्स अज्यूम कि अक्टूबर के बाद ही लगा. ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ जो है, ट्रेनिंग प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस ही बनेगी. कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन जो है, ये भी डेवलपमेंट वर्क का हिस्सा होता है, इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे. सो बेस्ड ऑन दैट हम अगर अपना आंसर बनाते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्योंकि मीट कर चुकी है, और एज्यूमिंग दैट कि ये जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन है ये 1 अक्टूबर के बाद लग रही है, तो हम इसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे. Since the product met all the criteria for the development of the product, it should be recognized as an intangible in the statement of financial position of the company. अब कैपिटलाइज कितनी अमाउंट करनी चाहिए, ये पूरी 14.80 तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसमें से ये 9 और 0.80 मिला के 9.80 हमारी कैपिटलाइज होगी. So RI should capitalize only the development work 9.80 million as intangible asset. IAS 38 does not allow capitalization of cost relating to research work और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे. इसके बाद 7 ईयर्स की यूजफुल लाइफ भी दी हुई है, तो इस बेसिस पर जो है हमें इसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करनी चाहिए. और 1 अक्टूबर को हम कहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया था, और उस टाइम पर अगर ये कॉस्ट लगी थी और लेट्स से कि उस टाइम पर कंप्लीशन है, सो 3 मंथ्स की हमारी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज होनी चाहिए. सो यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स की बेस पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 0.35 मिलियन का बनेगा. 9.8 मिलियन डिवाइड बाय 7 ईयर्स इंटू 3/12, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए हमारा प्रॉफिट और लॉस के अंदर. सेकेंड पार्ट है हमारे पास द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. पेटेंट हमने लिया है 5 ईयर्स का और परचेज किया है, तो ये बिल्कुल रिकग्नाइज हो सकता है. 1 मार्च को 17 मिलियन का. पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स. ओके, तो हमने जो एक्वायर किया वो 5 ईयर्स के लिए किया, लेकिन उससे बेनिफिट 10 ईयर्स तक हो सकता है. आर आई हैज़ द ऑप्शन टू रीन्यू द पेटेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर अ सम ऑफ ₹12 मिलियन. ये कॉस्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो इसकी क्योंकि 17 मिलियन का अगर हम परचेज कर रहे हैं और 12 मिलियन में जाके वो रिन्यू होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है. इसलिए रिन्यूअल को जो है वो हम एज्यूम नहीं करेंगे, और हमें जो लाइफ है वो 10 ईयर्स नहीं लेनी चाहिए, हमें 5 ईयर्स की लाइफ लेनी चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस द परचेजिंग ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर शुड बी रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि एक तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आएंगे, दूसरा इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, दैट इज 17 मिलियन जो कि हमें गिवन है. फाइनेट लाइफ है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी होनी चाहिए ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ को अगर बेस बनाएं तो 10 ईयर्स जो लाइफ हमें बताई हुई है जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लीगल लाइफ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स को ही हम यूज़ करेंगे. उसकी वजह ये कि रिन्यूअल को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है. एंड अमोर्टाइजेशन इस बेस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन फ्रॉम 1 मार्च और 5 ईयर्स की बेस पे, तो ये अमाउंट बनती है 2.83 मिलियन. इतने की हमें अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए. इसके बाद थर्ड पार्ट है कि आर आई हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन. क्योंकि ये ब्रांड एक्वायर की है तो ये रिकग्नाइज हो सकती है. द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2015. द लाइफ ऑफ द brand is expected to be 10 years. Currently, there is no active market for this brand. However, RE is planning to launch an aggressive marketing campaign in Feb 2016. So that's fine कि अगर आप मार्केटिंग कंपेन करना चाहते हैं, मार्केटिंग कंपेन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ब्रांड रिकग्नाइज हो सकती है, और इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो जून से दिसंबर तक 7 मंथ्स की बनती है, वो रिकॉर्ड करेंगे. सो ब्रांड शुड बी रिकग्नाइज्ड बिकॉज एक्विजिशन प्राइस इसका रिलायबल मैयर है, दैट इज ₹2 मिलियन, और अमोर्टाइजेशन इसकी बेस पर कैलकुलेट करेंगे 2 मिलियन, 10 ईयर्स की लाइफ, 7 मंथ्स जून से दिसंबर, तो 0.12 मिलियन की अमोर्टाइजेशन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होनी चाहिए.
देन लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, और इसमें है कि इन सितंबर 2014 आरई डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल एसेट एट ₹7 million. The new process is expected to have an indefinite useful life. During 2015, RA incurred further development expenditure of ₹3 million on the new process which meets the recognition criteria for capitalization of intangible asset. अब पॉइंट ये है कि ऑलरेडी आपने जो है कैपिटलाइज किया हुआ है 7 मिलियन, और 3 मिलियन मज़ीद जो है वो भी रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो इसको भी ऐड करके टोटल 10 मिलियन का एसेट आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ है, तो इसका मतलब है कि इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ का मतलब है कि अमोर्टाइजेशन तो चार्ज नहीं होगी, लेकिन फिर एसेट को एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए। तो ये 3 बातें हम लिख देंगे। सबसे पहले तो एसेट को 7 मिलियन में 3 मिलियन ऐड करके 10 मिलियन पे रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि इंडेफिनेट यूज़फुल लाइफ है, और इस वजह से एसेट को एनुअली इम्पेयरमेंट के टेस्ट करना चाहिए बाय कंपेयरिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट एंड इट्स कैरिंग अमाउंट। सो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी जो कंप्लीट हो गई। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-38 इंटेंजिबल एसेट का एक पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं ऑटम 2015 से, और इसका टाइटल है ओपाल लिमिटेड। सो ओपाल लिमिटेड OL commenced research work on a new product on 1st July 2013 and entered the development phase on 1st July 2014। तो एक साल बाद जाके डेवलपमेंट का फेज शुरू हो रहा है। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को ट्रीट कर दिए हैं, जबकि ये ऐसे ट्रीट नहीं होने चाहिए थे। कुछ इसमें से एक्सपेंस बनेगा क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ ही बाद में शुरू हो रहा है, तो रिसर्च फेज़ के तो एक्सपेंस बनने ही चाहिए, और बाद में भी देखना होगा कि अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे डील होनी चाहिए। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट गिवन है, इसमें ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्टाफ गिवन है, कॉस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट फुल कॉस्ट गिवन है। तो ये बताया हुआ है कि एसेट 1 जनवरी 14 को ख़रीदा था, जिसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन यानी टेस्टिंग की कॉस्ट दी हुई है, और दोनों सालों में दी हुई है। क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। तो किस दिन मेट हुआ वो डेट नहीं गिवन, तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि जब डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ तो तब ये क्राइटेरिया मीट था। द कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2015। तो इस दिन के बाद जो है डेवलपमेंट कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी, अलबत्ता उसकी अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाएगी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो अमोर्टाइजेशन जो की जाएगी वो ओवर 10 ईयर्स की जाएगी। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें 2015 को डिस्कस करना है, लेकिन हम साथ के साथ 14 भी डिस्कस कर देंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले ज़रा हम कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट जो हैं उनको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन में। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई 2013 को हो रहा है। सो ये हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम कॉस्ट को देखना शुरू करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2014 की सेकंड डेट है, जिस दिन हमने इक्विपमेंट जो है ये प्लांट जो है वो परचेज़ किया। तो प्लांट लिख दें, इक्विपमेंट लिख दें, दैट इज़ ओके। उसके बाद जो हमारे पास रेलिवेंट डेट है वो फर्स्ट हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2014 पर, और इसी के साथ ही इसी से वेरी नेक्स्ट डे 1 जुलाई 2014 को डेवलपमेंट फेज शुरू हो रहा है, जिसका क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। सो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। फिर हम देखते हैं कि जी 1 जनवरी 2015 को उन्होंने कहा जी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट जो लग रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई 1 जनवरी 2015 को। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ईयर एंड है वो 30 जून 2015 है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी हमने इसी पॉइंट तक कवर करना है। सो हमारी जो रेलिवेंट डेट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वंस दैट इज़ क्लियर तो हम इन अमाउंट्स को अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो वो एक्सप्लेनेशन हम साथ के साथ बताते जाएं।
सो सबसे पहले हम अपनी डेट्स को ही मेंशन करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स जो है हम जो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट्स दी हैं उनको भी अपने सामने रख लेते हैं ताकि उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर सकें और अब अपना आंसर डेवलप करते हैं। तो आंसर में सबसे पहली कॉस्ट जो है वो 8 मिलियन की कॉस्ट है। ये कॉस्ट जो है ये जुलाई 2013 से जून 2014 तक लगी है और तब तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था कैपिटलाइजेशन का। तो ये रिसर्च से रिलेटेड है और इसको जो है एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए प्रॉफिट और लॉस में। तो 30 जून 2014 को डिस्कस करें तो ₹8 मिलियन शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस बीइंग रिसर्च फेज, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डेवलपमेंट 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट हुई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट जो है इसको एक्सपेंस नहीं बनाया जाएगा, ये एक सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी और क्योंकि अभी तक कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो इसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में ही चार्ज करेंगे। सो 0.4 मिलियन की डेप्रिसिएशन बनती है, 4 मिलियन डिवाइड बाय 5 ईयर्स और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हम लेंगे, ये भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी। सो ये तो यहाँ तक आ गया मामला। दूसरी बात ये कि ये जो 4 का हमने इक्विपमेंट लिया तो ये बाकी इक्विपमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम शो करेंगे। तो 4 में से 0.4 की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 3.6 का इक्विपमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एज एसेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ईयर पर आते हैं 30 जून 2015 पर और इसमें देखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट होगी तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो गया तो सबसे पहले डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। और कैपिटलाइज कैसे करेंगे कि ये जो 12 की कॉस्ट है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया तो इसको शामिल करेंगे। इसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन है इस टाइम की, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन होगी ये 1 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक 6 मंथ की होगी। तो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट जब डेवलपमेंट पर यूज़ हो रहा था तो वो भी कैपिटलाइज होगा, तो उसकी हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। वंस अगेन 6 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है दैट इज़ 0.4, ये भी जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट है ये कैपिटलाइज होगी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन जो टेस्टिंग के कॉस्ट है इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट फेज का ही हिस्सा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल अमाउंट है हमारी वो इन 3 अमाउंट्स को मिलाकर वो बन जाती है 13 मिलियन और नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन ये बन जाएगी 12.35 मिलियन। अभी हम अमोर्टाइजेशन डिस्कस करेंगे कि 0.65 की अमोर्टाइजेशन हमने कैसे कैलकुलेट की। तो फर्दर हम चाहते हैं तो हमारे पास और जो अमाउंट्स हैं उसमें एक ये ट्रेनिंग कॉस्ट है। ये ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ये कैपिटलाइज नहीं की जा सकती, इसको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज किया जाएगा क्योंकि इसकी कैपिटलाइजेशन IAS 38 में अलाउड ही नहीं है। उसके बाद जो डेवलपमेंट कॉस्ट है हमारी, तो ये 13 मिलियन का जो हमारा एसेट है इसकी हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। कैसे? 13 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स प्रोडक्ट लाइफ और 6 मंथ का टाइम जनवरी से जून तक का, तो ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद जो जनवरी से लेकर जून तक हमारे ये 6 मंथ हैं इनकी अमोर्टाइजेशन भी हो गई। इन्हीं के दौरान जो हमारा इक्विपमेंट का यूजेज है उसकी डेप्रिसिएशन भी हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी है। तो दैट इज़ वंस अगेन 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 0.4 मिलियन होगी, 4 डिवाइड बाई 5 ईयर्स बेस्ड ऑन 6 मंथ, ये भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे। और इस पॉइंट पर लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट जो है हमारा वो कितने का शो होगा? वो शो होगा 2.8 मिलियन का। 3.6 मिलियन का तो वो पहले शो हो रहा था, फिर फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन जो डेवलपमेंट में गई और फिर नेक्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट और लॉस में गई। तो ये सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमारा लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट 2.8 मिलियन पर शो हो रहा होगा। तो इस तरह से जितनी भी हमारी यहाँ पे कॉस्ट थी इनको हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इनकी एक्सप्लेनेशन और ट्रीटमेंट क्या है एंड फॉर व्हाट रीज़न है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 से। इसका टाइटल है ट्यूलिप लिमिटेड और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब ये ड्राफ्ट अमाउंट्स हैं यानी फाइनल नहीं है। टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज़ और नेट प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है। और फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने रिवाइज्ड अमाउंट कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज़ और नेट प्रॉफिट की, इन एडजस्टमेंट्स को जो आगे बताई हुई होंगी इनको बेस करके। तो एडजस्टमेंट वाइज अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है कि TL कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2017, ईयर के स्टार्ट पे शुरू हो गया। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट ऑफ 1 अक्टूबर।
यानी 9 मंथ्स का टाइम है। एंड हैव बीन कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट, स्टाफ की सैलरी को भी कैपिटलाइज कर दिया, इक्विपमेंट को भी कैपिटलाइज कर दिया इंटेंजिबल एसेट के तौर पे, जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम सिर्फ टोटल एसेट की फिगर के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ इसमें से जो इसकी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स हैं और कंसल्टेंट की फ़ी है, तो टोटल कॉस्ट 692 की है। द recognition criteria for capitalization of internal generated intangible asset was met on 1 मार्च। अब ये कॉस्ट तो जनवरी से लग रही हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो 1 मार्च को मीट हुआ है, तो जनवरी और फरवरी की कॉस्ट तो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए थी। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड, यानी हम मंथ वाइज उनको इक्वल ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2017। तो इक्विपमेंट जो है वो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, इसी प्रोडक्ट के लिए 1 जनवरी को ख़रीदा गया। TL estimated that useful life of this new product would be 10 years। जो इक्विपमेंट उसकी लाइफ 5 years है, लेकिन जो प्रोडक्ट आगे होगी उसकी लाइफ 10 years है। However, TL had not charged any amortization in 2017। जब 1 अक्टूबर को आपके पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया था, तो अक्टूबर से दिसंबर तक 3 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए थी। अब हम कुछ बेसिक डाटा अपनी वर्किंग के तौर पर पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन से, और फिर हमें आंसर डेवलप करने में कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि कॉस्ट अदर देन इक्विपमेंट क्या है, यानी ये जो कॉस्ट 692 की लगी हुई है इसमें 360 का इक्विपमेंट भी शामिल है, तो बाकी कॉस्ट ओके हैं, इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं शामिल होनी चाहिए, इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन शामिल होनी चाहिए थी। तो कॉस्ट अदर देन इक्विपमेंट कैलकुलेट करेंगे, 692 माइनस 360, तो 322 मिलियन की ये अमाउंट बन जाती है। ये जनवरी टू सितंबर ओवर 9 मंथ्स लगी है, जबकि इक्विपमेंट की तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे इसी 360 पे ओवर 5 ईयर्स यूज़फुल लाइफ, तो वो हमारे पास 72 मिलियन आ जाती है। अब हम पूरे ईयर का एनालिसिस करते हैं, तो मार्च में जाके क्राइटेरिया मीट हुआ है, तो जनवरी और फरवरी जो प्री कैपिटलाइजेशन टाइम है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए था। सबसे पहले अगर हम इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन देखते हैं, तो जनवरी और फरवरी में पूरे साल की डेप्रिसिएशन 72 मिलियन है, 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है 12, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद जो अदर कॉस्ट हैं, यानी ये जो 322 मिलियन की कॉस्ट हैं, ये 9 मंथ में कॉस्ट लगी हैं, तो 9 में से 2 मंथ्स की कॉस्ट बनती हैं 74 की, और इस तरह हमारे पास टोटल आ जाता है 86। और ये प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम तक हमारा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्च में हमारा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हो गया था, तो मार्च से सितंबर तक जो अमाउंट्स हमारी लगी हैं उनकी कैपिटलाइजेशन होगी। वंस अगेन डेप्रिसिएशन 72 मिलियन 7 मंथ्स की 42 बनती है। अदर कॉस्ट जो हैं 322 मिलियन की 7 आउट ऑफ 9 मंथ्स वो 258 बनती हैं, और इस तरह की हमारे पास टोटल 300 मिलियन की अमाउंट आ जाती है जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। इसके बाद जो है हम चलते हैं अक्टूबर टू दिसंबर में, तो जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और एसेट इन यूज़ है, तो डेप्रिसिएशन जो होगी इस टाइम की 72 पे 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनती है 18। अमोर्टाइजेशन जो है ये 300 मिलियन का हमारा एसेट आया था, 10 ईयर्स लाइफ है प्रोडक्ट की, 3 महीने की अमोर्टाइजेशन हमारी बनती है 7.5 मिलियन, और इस तरह ये टोटल आ जाता है 25.5 मिलियन। तो जब ये अमाउंट्स हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये सारी अमाउंट कैपिटलाइज कर ली है एज इंटेंजिबल एसेट, जबकि सारी अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए थी। 300 तक की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो 86 मिलियन का पॉइंट है और ये 25.5 मिलियन का पॉइंट है, ये गलत कैपिटलाइज किया हुआ है। तो इसको सिंपली अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास हमारी रिवाइज्ड अमाउंट्स जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में गिवन है वो आ जाएंगी। सो लेट्स डू इट। सो हमने अपना जो डाटा इस्टेब्लिश किया था वो सामने रखते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ की जो क्वेश्चन में फिगर हमें दी हुई हैं एज इट इज़ वो फिगर हम नोट कर लेते हैं। अब ये अमाउंट्स जो हैं, एक ये अमाउंट ऐसी है जो एक्सपेंस बननी चाहिए थी, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए थी, एक्सपेंस बननी चाहिए थी, और एक अमाउंट ये ऐसी है। ये जो 300 मिलियन है ये कैपिटलाइज ही हुए हैं, दैट्स फाइन। सो अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड रादर कैपिटलाइज में पहली तो हम ये 86 मिलियन की अमाउंट को कंसीडर करेंगे जो प्री कैपिटलाइजेशन टाइम की है। अब ये एक्सपेंस बनेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कैपिटलाइजेशन रिवर्स कर रहे हैं हम तो एसेट्स भी हमारे कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अब ये 25.5 मिलियन जो आफ्टर कैपिटलाइजेशन अमाउंट है,
तो इसको भी 25.5 मिलियन का एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्योंकि जो एसेट हमने ज़्यादा कैपिटलाइज किया हुआ था उसको रिवर्स करेंगे तो हमारे एसेट्स भी कम हो जाएंगे। तो सिंपली हमारी जो वैल्यूज़ बनती हैं वो ये है कि इन सारी एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट में भी 111.5 की कमी होगी और टोटल एसेट्स में भी 111.5 की कमी होगी, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट की जो रिवाइज्ड अमाउंट्स हैं वो आ जाएगी 286.5, एसेट की वैल्यू आ जाएगी 2588.5, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज़ 1620 ही हमारे पास आ जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो पूरी हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।